एमबीए डिग्रीधारी को मुसलमान होने के कारण नहीं दी गई नौकरी तो कंपनी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। केंद्र सरकार ने कहा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसा रवैया। आरक्षण को लेकर फिर गुर्जरों का आंदोलन। रेलवे ट्रैक पर किया कब्जा, 5 ट्रेनों को किया रद्द और 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का रूट किया गया डायवर्ट। पनीरसेल्वम ने दिया इस्तीफा, जयललिता चौथी बार बनेंगी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। आरके नगर से लड़ सकती हैं चुनाव। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच तनातनी में गृह मंत्रालय का अहम फैसला। कहा एलजी है सर्वोपरि, सीएजी, सीएम, एलजी और मुख्य सचिव मिलकर करे कोई फैसला। और ओसामा बिन लादेन की डायरी हुई सार्वजनिक, कई अहम खुलासों का हुआ पर्दाफाश। मदीना के भारतीय भाई से लादेन को होती थी फंडिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज और मैं आपके साथ हूं सुधा सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अब की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, दिल्ली के थाने से सामने आ रही है। पुलिस थाने की बात कर रहे हैं हम, जहां 2 पुलिस वालों ने मिलकर एक वकील के साथ मारपीट की है। जी हां, आपको बता दें कि शिकायत करने आए वकील के साथ दिल्ली पुलिस वालों की इस मारपीट का सारा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया है। और इस सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली पुलिस की करतूत जो है साफ तौर पर नजर आई, जहां पर दिल्ली की गीता कॉलोनी की बात कर रहे हैं हम। एक वकील द्वारा जो है साफ तौर पर वकील की पिटाई की गई है। 2 पुलिस कांस्टेबलों ने पुलिस थाने में ही वकील के साथ मारपीट की, बुरी तरीके से मारपीट की गई है। फिलहाल हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इससे साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की करतूतों पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दिल्ली पुलिस की करतूत सामने आई है, जिसमें सिर्फ ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि आम जनता के साथ भी पुलिस कर्मियों का इसी प्रकार का बदसलूकी वाला व्यवहार रहा है। बता दें आपको कि साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में इनकी सारी काली करतूतें समा गई हैं। हम अब आपको दिखाना चाहते हैं, ये टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं इस वकील को एक पुलिस द्वारा मारा जा रहा है और उसके आगे खड़ा पुलिस किस प्रकार से फोन पे बात कर रहा है, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो नजारा है, ये दिल्ली पुलिस का नजारा है। पुलिस थाने में वकील गया था जो है शिकायत दर्ज कराने, और शिकायत दर्ज कराने गए इस वकील से इस प्रकार का व्यवहार किया गया है। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की काली करतूत कही जा सकती है जो सामने आई है। 2 पुलिस वालों ने मिलकर एक वकील को मारा है, और ये सिर्फ वकील का ही मामला नहीं है। बता दें आपको कि आम तौर पर जब भी कोई आम जनता यहाँ पर पुलिस वालों के साथ शिकायत करता है या ऊंची आवाज में बात करता है, तो पुलिस वाले इसी प्रकार से बदसलूकी करते हैं, चाहे वो आम जनता हो या फिर वकील की बात हम कर रहे हैं। वकील यहां पर पहुंचा था शिकायत दर्ज करवाने और उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस कांस्टेबल जो उसे मार रहा है, उसके आगे खड़ा हुआ पुलिस वाला फोन पे शांति से बात कर रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन द्वारा दिल्ली से जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता सुरेश झा। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे ये जो पूरा मामला है, एक बार संक्षेप में बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ हुआ था उस पुलिस थाने में। देखिए, पुलिस की के संग जिससे वकीलों की जो हुई है, कोई पहली बात नहीं, पहले वकीलों पुलिस के बीच काफी मुझे भी कि मामूली जल्दबाजी हुई थी और लिहाजा से पुलिस ने इंक्वायरी करने का भरोसा लिया। लेकिन इस घटना से जो है वकीलों में काफी खासा रोष है, वो काफी नाराज है इस घटना से आए। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसा जो है आए दिनों होता रहता है, लेकिन क्या कहेंगे आप कि पुलिस वालों के इस रवैये पर क्या प्रशासन अपनी आंख मूंद कर बैठी हुई है या नजरअंदाज कर रही है इस पूरे मामले को? पुलिस ने जो वकीलों से जो घटना हुई उसको लेकर काफी पुलिस ने कहा कि इसने भरोसा दिलाया है और वकीलों कह रहा है इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वो इसके खिलाफ बहुत सी सख्त कदम उठाएंगे और प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वकीलों का मामला है तो लिहाजा खुद जो पुलिस पूरे मामले में काफी सोच समझ के कदम उठा रही है। माना जा रहा है कि जो आरोपी पुलिसकर्मी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मुकदमा हालांकि दर्ज कर लिया गया और आज कार्रवाई करने की बात पुलिस खुद कह रहे हैं। और साथ ही एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, जिस पुलिसकर्मी ने ये मारपीट की है क्या उसे सस्पेंड कर दिया गया है या अभी वो अपनी ड्यूटी पर है? अभी इसको बता रहे हैं कि लाइन हाजिर कर दिया गया, हालांकि उसके खिलाफ मुकदमा की दर्ज करने की बात भी आ रही है
जी। और वो उनका ये भी कहना है कि इसमें पहले इंक्वायरी कराई जाएगी, इसमें किसकी क्या गलती थी, उसको देखने के बाद इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो बिल्कुल बता दें आपको, सीसीटीवी फुटेज का ये सारा नजारा आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा। साफ तौर पर वकील के साथ मारपीट की गई है। दिल्ली पुलिस वालों ने इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया है। अब जो है कहीं ना कहीं, वैसे तो आम इंसानों पर जब इस प्रकार की व्यवहार का उन्हें सामना करना पड़ता है तब वे बेचारे कुछ कह नहीं पाते, लेकिन मामला यहाँ पर वकील का है। वकील की पिटाई की गई है, जिसके तहत अब जो है इस पूरे मामले में पुलिस बड़े तरीके से जो है कार्रवाई करेगी। फिलहाल हेड कांस्टेबल ने जिसने पीटा था उसे साफ तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों पुलिस वालों ने जिन्होंने मिलकर मारपीट की थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और इस पूरे मामले को अब कहीं ना कहीं इसके लिए ठोस कदम उठाने की बात कही जा रही है, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस वालों की जो भी ये करतूतें हैं आए दिन सामने आती रहती हैं। इस प्रकार की परेशानियां ढाती हैं ये दिल्ली पुलिस। साफ तौर पर सीसीटीवी में इनका ये जो पूरा करतूत है वो कैद हो गया। और हम अपने लेमन न्यूज के माध्यम से आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के कारनामों को लगातार हम इस प्रकार से उजागर करते रहेंगे, ताकि जो प्रशासन है, जो आंख मूंद कर इस वक्त बैठी हुई है, उसकी आंखें खुले और साफ तौर पर इन सभी चीजों को काफी गहराई और काफी गंभीरता से लिया जाए। तो बिल्कुल बात की हमने दिल्ली पुलिस कर्मियों की जो सरेआम इस प्रकार के काले करतूत करते पाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की पहली सालगिरह का जश्न आज से शुरू हो रहा है, और जिसके चलते वित्त मंत्री अरुण जेटली शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। हम आपको बता दें ये जश्न तकरीबन 1 हफ्ते तक चलने वाला है। तो साफ तौर पर बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसकी सालगिरह का जश्न साफ तौर पर मनाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की बखान की बात कर रहे हैं हम। नरेंद्र मोदी की वो उपलब्धियां जो हैं वो सब कुछ गिनाई जाएंगी। साफ तौर पर 1 साल का उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने पेश किया जाएगा। कई रैलियां रखी जाएंगी और इस रैलियों को खुद स्वयं जो है नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखेंगे। बात यह भी कही जा रही है कि इस रैली के दौरान शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और योजनाएं हैं जो जनता के सामने पेश करेंगे। अब वो कौन सी योजना है, फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले समय में हमें जरूर पता चल जाएगा। फिलहाल जो है अभी सालगिरह के जश्न की तैयारी में जो है पूरा बीजेपी सरकार जुट गया है। और साफ तौर पर इस रैली में कितने नेता होंगे, कितने नेतागण शामिल होने वाले हैं, इन सभी का जो है इन सभी की लिस्ट तैयार की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार इस 1 साल की क्या क्या उपलब्धियां हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत इस सरकार के बाकी नेताओं द्वारा पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की टाइम मैगजीन के बाद अब ब्रिटेन की मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने मोदी सरकार के 1 साल की पड़ताल की जांच की है। और जी हां, मैगजीन ने एक तरफ भारत के सुनहरे भविष्य की ओर इशारा किया है तो कई मुद्दों पर पीएम मोदी की जमकर आलोचना भी की है। हम आपको बता दें कि मैगजीन में कहा गया है कि पिछले साल मोदी ने अच्छे दिनों का नारा देकर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब उनकी रफ्तार बेहद धीमी होती जा रही है। साफ तौर पर मैगजीन ने यह कहा है कि पिछले साल मोदी ने अच्छे दिनों का नारा देकर सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन उनकी रफ्तार अब धीमी होती जा रही है। बकौल द इकोनॉमिस्ट, वोटर्स ने बीजेपी को पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा सीटें दी है, लेकिन पीएम मोदी ने जितने अधिकार अपने हाथों में रखे उतने हाल के सालों में शायद ही किसी दूसरे पीएम के पास रहे। मैगजीन के मुताबिक हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि भारत को बड़े बदलाव की जरूरत है और ये काम वन मैन बैंड यानी कि मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि पीएम मोदी की सोच अब भी गुजरात के मुख्यमंत्री जैसी ही है, राष्ट्रीय नेता जैसी बिल्कुल नहीं। अगर मोदी को देश में जो है वाकई बदलाव लाना है तो भारत के वन मैन बैंड को नई धुन की जरूरत है। मैगजीन ने ये बात जरूर माना है कि भारत सुनहरे
भविष्य की राह पर है और मोदी शायद इस मामले में सही भी हो सकते हैं, लेकिन भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इतना ही नहीं, ये दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा और इतिहास में पहली बार भारत का दुनिया पर इतना ज्यादा प्रभाव होगा। हालांकि मैगजीन के मुताबिक मोदी को लगता है कि सिर्फ एक ही शख्स है जो इस रास्ते पर भारत की अगुवाई करेगा और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हां, मैगजीन ने तेल के दाम, इंडस्ट्रीज रेट और कम होती महंगाई का हवाला देते हुए कहा है कि मोदी सुधरती हुई अर्थव्यवस्था पर काबिज हुए हैं। हालांकि उसने ये भी माना है कि 7.5% जीडीपी ग्रोथ की दर के साथ भारत चीन को भी पीछे जो है वो छोड़ सकता है, यानी ये दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था हो सकती है। पीएम मोदी पर इस प्रकार की जो स्टोरी है वो इस मैगजीन ने कवर की है। मैगजीन ने पिछले 7 चुनाव के दौरान मोदी को जगह न देने की वजह भी बताई। मैगजीन के मुताबिक हमें धार्मिक मामलों को लेकर उनकी क्षमता पर संदेह था। मोदी कट्टर हिंदुओं को रोक पाने में नाकामयाब रहे हैं, पर खुशी इस बात की है कि अब तक तो कोई बड़ी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है जिसमें हम सबसे ज्यादा जिसका हमें डर था। सुधार के मामले में पीएम मोदी की योजनाओं को भी मैगजीन ने आड़े हाथों लिया है। उनका ऐसा कहना है कि मोदी 2 गलतियां कर रहे हैं। पहला तो वो ये सोच रहे हैं कि वक्त उनके साथ है और कम लोग लुभावन फैसले इंतजार कर सकते हैं। शायद मोदी राज्यसभा में बहुमत का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि मोदी भी बाकी भारतीय नेताओं की तरह सोच रहे हैं कि पहले सत्ता जरूरी है, जनता नहीं। तो साफ तौर पर द इकोनॉमिस्ट ने ये जो है मोदी के ऊपर ये सारी बातें कही हैं। कहीं कहीं मोदी को अच्छा बताया है तो कहीं कहीं साफ तौर पर जनता के विरोधी नेता का तौर जो पद होता है वो नरेंद्र मोदी को दिया है। तो बात कर रहे हैं हम पीएम नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी के चीनी दौरे को अभी कुछ ही दिन बीते हैं, पर चीन पर शायद इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन पर बैन लगवाने की भारत की कोशिशों में अड़ंगा लगा दिया गया है। आपको बता दें कि चीन ने धमकी दी है कि वो इस मामले में तकनीकी पेच फंसा देगा। तब बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण के मुद्दे पर गुरुवार को गुर्जरों ने अपना आंदोलन फिर एक बार जो है शुरू कर दिया है। आपको बता दें, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने भरतपुर, गुर्जर बयाना और डुमरिया रेलवे स्टेशनों के बीच रेल यातायात बाधित किया है। भरतपुर में दिल्ली मुंबई ट्रैक को जो है पीलू कुपारा प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया, जिसकी वजह से 5 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। साफ तौर पर आपको बता दें, इनमें से 3 ट्रेनें मुंबई से जाने वाली थी और इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया। हम आपको बता दें कि इससे जो है 5 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी हैं, जिसमें से 3 ट्रेनें मुंबई जाने वाली थी और इसके अलावा जो दर्जनों से ज्यादा ट्रेनें हैं उनका रूट साफ तौर पर डाइवर्ट करा दिया गया। इसमें हम आपको एक जानकारी और बता दें कि बांद्रा और मुंबई सेंट्रल पर स्पेशल काउंटर्स के जरिए रद्द टिकटों की धनराशि वापस की जाएगी। आंदोलन के चलते मुंबई आने वाली ट्रेनों के 5 से 7 घंटे देरी से आने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह ने कहा है कि हम अपने समुदाय के लोगों के लिए 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अब सरकार को इस पर अपना फैसला लेना ही होगा। साफ तौर पर जो है इस प्रकार का गुर्जर आरक्षण आंदोलन सामने आया है और जिसके चलते आपने देखा कि 5 ट्रेनें जो है साफ तौर पर 5 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। अब इन 5 ट्रेनों में कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, हम आपको साफ तौर पर बता दें। पहली जो ट्रेन है वो है मुंबई सेंट्रल दिल्ली प्रीमियम ट्रेन है, जिसे कैंसिल करना पड़ा। दूसरी जो ट्रेन है वो है बांद्रा हजरत निजामुद्दीन ट्रेन, जिसे कैंसिल करना पड़ा। तीसरी जो ट्रेन कैंसिल की गई है वो है अहमदाबाद हजरत निजामुद्दीन ट्रेन और चौथी ट्रेन में समावेश है बांद्रा देहरादून ट्रेन का, जिसे कैंसिल करना पड़ा। और साफ तौर पर जो 5वीं ट्रेन है
वो है मंदसौर कोटा ट्रेन। इन 5 ट्रेनों को जो है समय रहते कैंसिल करना पड़ा, जिनमें से 3 जो ट्रेनें हैं वो मुंबई जाने वाली थी। हमेशा खुले हैं और बातचीत के लिए एवरीबडी इज वेलकम, कोई बात नहीं। मेरा ये कहना है कि समस्या का समाधान या तो न्यायालय के द्वारा हो सकता है या बातचीत से हो सकता है। 2 के अलावा कोई तीसरा रास्ता है नहीं। उसी रास्ते के आधार पर समस्या का समाधान करना चाहिए, ये हमारा हमेशा से स्टैंड रहा। आज बढ़ते हैं एक बड़ी खबर की ओर जो भोपाल से है। जी हां, हम आपको बता दें एक बार फिर जो है एसिड अटैक का सामना करना पड़ा एक महिला को। बेहद ही बुरी तरीके से ये एसिड अटैक हुआ है। साफ तौर पर बता दें भोपाल की ये घटना है जहां पर महिला जिम ट्रेनर पर तेजाब फेंका गया है। हम आपको बता दें ये महिला जिम ट्रेनर रास्ते से जा रही थी और रास्ते पर जाते जाते 2 पुरुषों ने जो है स्कूटी पर सवार होकर पहले तो इसे कुछ कहा और उसके बाद इसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंकने के बाद साफ तौर पर जो है उस व्यक्ति ने अपने आप को चाकू मार ली और इसके बाद हम आपको बता दें जो महिला है वो बुरी तरीके से 50% तक झुलस गई है। उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। लेकिन जो अहम बात इसमें सामने आ रही है वो ये है कि तेजाब यानी एसिड अटैक के पहले भी इस महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ 2 बार पुलिस में जाकर केस दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने के चलते इस प्रकार का ये जो हमला है वो साफ तौर पर इस महिला के साथ हुआ है। और बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति ने खुद को चाकू मारकर आत्महत्या जगह पर कर ली और वो मर गया। फिलहाल युवती जिंदा है और इसने अभी क्या कुछ कहा है ये हम आपको सुनाना चाहेंगे साफ तौर पर। में सब्जी मंडी चौराहा है ना, तब मेरे को वहाँ रोका उन्होंने। वहाँ से मैं अशोकनगर थाने गई, वहाँ पे उनकी कंप्लेन करने की। लेकिन उन्होंने मेरी कंप्लेन नहीं लिखी, मैं उसको देखा बाहर होकर जो बाहर ही खड़ा था। फिर मैं बजरिया थाने जाने लगी कंप्लेन करने के लिए। बोलने लगे बजरिया थाने जाके कंप्लेन करो। फिर बजरिया थाने जाने लगी, उन्होंने रास्ते में रोक लिया मुझे। मैं गाड़ी नहीं रोक रही थी तो एक लड़का था शहजादा करके है, उसका भाई है, वो गाड़ी चला रहा था, स्कूटी है उनकी बेटी। इतनी बेकार अवस्था में उसने जो है अपनी बात कही है। उसका ऐसा कहना है कि साफ तौर पर उसने 2 बार जो है केस दर्ज करवाई लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और उसके बाद आज जो कुछ भी मेरी हालत है उसकी जिम्मेदार भोपाल पुलिस है। इस पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन दौरान से जुड़ने जा रही है हमारे संवाददाता तन्वी परमार। तन्वी, आपसे जानना चाहेंगे एसिड अटैक का ये जो केस है कोई पहली बार नहीं आया है बल्कि आता रहता है और पुलिस के द्वारा इसमें कितनी ज्यादा लापरवाही है वो साफ तौर पर दिखाई दी। आपसे जानना चाहेंगे ये जो घटना है इसको आप संक्षेप में बताइए और साफ तौर पर इस घटना के बाद पुलिस के ऊपर जो बड़ा सवाल उठ रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी तन्वी? जी बिल्कुल सुधा जी, पहले तो आपको बता दूं कि ये जो महिला थी वो एक जिम ट्रेनर थी और ये वारदात इनके साथ तब हुई जब ये जिम के लिए जा रही थी और स्कूटी पर एक सवार युवक ने इस पर तेजाब फेंक दिया और ये जो महिला है वो 50% जल चुकी है, झुलस चुकी है और इसके बाद वो युवक ने खुद को चाकू मारकर खुद की जान ले ली। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि महिला ने इससे पहले 2 बार पुलिस को इसके बारे ये जो युवक था उसके बारे में कंप्लेन की थी, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया था इसके खिलाफ, जिसके बाद ये वारदात को अंजाम मिला है। सुधा जी बिल्कुल, जो आप बता रही हैं कि 2 बार पहले भी कार्रवाई मतलब केस दर्ज कराया जा चुका है इस व्यक्ति के खिलाफ और पुलिस के द्वारा ठोस कदम न उठाए जाने के कारण उन व्यक्तियों की मंशा और तेज हो गई और जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर जो है इस प्रकार की पूरी वारदात को अंजाम दिया। आपसे जानना चाहेंगे एसिड अटैक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अब एसिड अटैक को लेकर सरकार को बहुत ज्यादा गंभीर है और बड़े बड़े कदम उठा रही है और बावजूद इसके एसिड अटैक का ये घटना सामने आया है। जी बिल्कुल सुधा जी, एसिड अटैक जो है वो बहुत ही एक गंभीर मामला है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पूरी तरह से इसमें पुलिस ही जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस ने अगर इसमें कोई कदम उठाया होता पहले तो ये चीज नहीं होती और पुलिस की लापरवाही की वजह से ही आज खुलेआम ये एसिड अटैक जैसी वारदात हो रही है। सुधा जी बिल्कुल, पुलिस की लापरवाही के कारण भोपाल की ये घटना हम आपको बता रहे हैं जिसमें ये जो महिला है वो 50% झुलस गई है, लेकिन अपनी बात को सामने रखने के लिए उसने झुलसने के बाद भी जो
जो है अपनी बात को मीडिया के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए तन्वी आपका। तो साफ तौर पर बता दें, महिला जिम ट्रेनर थी, रास्ते पर जा रही थी और स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति ने उस पर सीधे सीधे तेजाब से जो है एसिड अटैक किया और जिसके बाद अटैक करने के बाद उसने खुद से चाकू मारकर जगह पर अपनी आत्महत्या कर ली। बावजूद जब केस सामने निकल कर आया है तो इस महिला का ये कहना है कि इसने 2 बार जो है इस व्यक्ति के खिलाफ पहले ही केस दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रकार का ठोस कार्रवाई इस व्यक्ति के खिलाफ नहीं की और जिसके चलते उस व्यक्ति की मंशा इतनी तेज हो गई कि उसने दूसरी बार आकर एसिड अटैक किया और अब इस महिला की हालत बेहद गंभीर है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सिर्फ और सिर्फ भोपाल पुलिस के ऊपर उठ रहा है कि आखिरकार गहरी नींद में सो रही भोपाल पुलिस क्या इन सब चीजों को नजरअंदाज करेगी या फिर अब इसमें आगे जो है और गंभीर तरीके से विचार करेगी। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोगों का समान अधिकार है, लेकिन मुंबई की एक प्रमुख हीरा निर्यातक कंपनी ने धार्मिक भेदभाव का परिचय देते हुए मुस्लिम युवक को नौकरी देने से साफ साफ इनकार कर दिया। एक बड़ी निर्यातक कंपनी ने एक युवक का आवेदन सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो मुस्लिम है। आपको बता दें कि जब जिशान ने कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया तब कंपनी की ओर से जवाब को देखकर सब के सब हैरान रह गए। हम आपको बता दें कि जिशान को लिखे खत में कंपनी ने साफ तौर पर लिखा है कि शुक्रिया आपके आवेदन के लिए, लेकिन हमें आपको बताने में खेद है कि हम सिर्फ गैर मुस्लिम को नौकरी पर रखते हैं। जिशान ने अपने इस अनुभव को फेसबुक पर भी साझा किया है। एक्सेप्ट हो गया, लेकिन मेरा एप्लीकेशन इस वजह से रिजेक्ट हुआ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मुझे एप्लीकेशन ईमेल में ऐसा लिखा गया कि आप मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को नौकरी नहीं देते। अगर कंपनी वाला इस तरीके की किस्म करता है तो सबसे पहले उसका लाइसेंस रद्द करने का काम किया जाए। तो जो हमारा सेट प्रोसीजर है उसके हिसाब से हम उस पिटीशन पर गौर करेंगे और पहला स्टेप ये होगा कि हम उस कंपनी के कमेंट्स फौरन मंगाएंगे। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अखबार में ये भी आ रहा है कि उनके एक सीनियर अधिकारी ने ये भी तस्लीम किया है कि गलती से ये चला गया मैसेज एक ट्रेनी की तरफ से। देखते हैं, लेकिन अगर उसमें सदाकत है कि कंपनी की यही नीति है और यही पॉलिसी है तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नौकरी के लिए एप्लीकेशन किया था ईमेल के द्वारा और उन्होंने रिप्लाई दिया कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट्स को नौकरी देते नहीं करके, इसलिए उन्होंने कंप्लेंट दिया। उनकी धार्मिक भावना हर्ट होने की वजह से यहाँ पे 153B के मुताबिक ऑफेंस रजिस्टर 0 नंबर से किया है। वो कंपनी बीकेसी के अंडर होने की वजह से वो ऑफेंस उधर ट्रांसफर किया जाए। बता दें आपको कि साफ तौर पर ये मामला जो है धर्म को लेकर सामने आया है। साफ तौर पर धर्म को लेकर उनका जो नौकरी है, नौकरी पर रखने से उन्हें इनकार कर दिया गया है। एमबीए जीशान अली खान को डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने धार्मिक आधार पर नौकरी देने से साफ साफ मना कर दिया। इस मामले में कुर्ला के विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में गुरुवार को ही आईपीसी के सेक्शन 153B(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ज्वाइंट सीपी देवेन भारती ने यह बताया है कि चूंकि डायमंड फर्म का ऑफिस बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, इसलिए ये केस बीकेसी पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस केस से संबंधित सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। यदि आरोप साबित हो गया तो आरोपियों को 3 साल तक की सजा हो सकती है। हम आपको बता दें, जो जिशान है उसने कई तरह के वार भी किए इस कंपनी पर। क्या कहा है, हम आपको बता दें कि जिशान ने इस मसले को फेसबुक पर भी शेयर करते हुए लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी समावेशी विकास की बात करते हैं, लेकिन कंपनियों का ऐसा व्यवहार हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मेरी काबिलियत उनकी जरूरत के मुताबिक नहीं थी तो उन्हें साफ साफ बता देना चाहिए था। हम आपको बता दें, जो कंपनी की तरफ से सफाई दी गई है उसमें भी कई अहम बात जो है सामने निकल कर आ रही है। जिशान के इस कदम के बाद कंपनी ने भी अपनी सफाई दी है।
ईमेल में एक नए कर्मचारी द्वारा ईमेल भेजा गया है। उनका ऐसा कहना है कि हमारे यहाँ एक ट्रेनी कर्मचारी था जिसने ईमेल दिया और जो अभी प्रशिक्षण ले रहा है। हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, वो केवल टाइपिंग मिस्टेक थी, ऐसा कहना कंपनी वालों का है। और वहीं दूसरी तरफ जीशान का इस पर ये सवाल है कि कंपनी की सफाई पर ये जीशान ने ये सवाल किया है कि इस तरह की टाइपिंग मिस्टेक भला कैसे हो सकती है। जीवन में मैं कभी ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा और इस घटना ने मेरा मनोबल तोड़ दिया है। तो धर्म को लेकर ये बात सामने आई है। धार्मिक भेदभाव के चलते जो है मुस्लिम होने के नाते इस व्यक्ति को, जीशान को, इस कंपनी में जो है हीरा निर्यात कंपनी में जॉब नहीं दिया गया, जॉब देने से साफ इनकार कर दिया गया। और इसके बाद कंपनी द्वारा सफाई ये दी जाती है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई क्योंकि यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहा था हमारा कर्मचारी जिसने ईमेल किया था और जिसकी वजह से ये पूरा मामला खड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और उनका ऐसा कहना है पुलिसों का कि यदि आरोप साबित होता है तो बिल्कुल 3 साल की सजा हो सकती है और शायद इस कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज।